चावल एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में लगभग रोज बनता है। जब भी कोई त्योहार हो तब बनता है। जब भी लोग घर पे आ रहे हो तो बिरयानी के फॉर्म में बनता है। पर ये चावल की कहानी क्या है, ये चावल का बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है और चावल के बिजनेस में क्या मार्जिन होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, कौन बड़े प्लेयर हैं, ये सब आज डिकोड करेंगे। क्योंकि इसी चावल की एक बहुत बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और कंपनी का नाम है अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। चावल वैसे तो एक कमोडिटी है, पर ये मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस भी बन सकता है। इंडिया की काफी लिस्टेड बिजनेस है जो चावल के बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ये अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड क्या बिजनेस करता है, राइस के बिजनेस में कैसे ऑपरेशंस होते हैं, इंडिया कहां स्टैंड करता है, ग्लोबली राइस कैसे एक्सपोर्ट होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं और बाजार सुकैचे इस टाइम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आप जानते हो जब मैं आईपीओ डिटेल रिव्यू करता हूं तो सिर्फ ये नहीं बताता कि आईपीओ कब खुलेगा और कब बंद होगा, एकदम बिजनेस को डिकोड करता हूं। तो आज की वीडियो चावल के नाम, चावल के बिजनेस को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के आईपीओ में आप अप्लाई करोगे कि नहीं। ये डिसीजन आपका होगा क्योंकि मैं कोई सभी रिश्तेदार नहीं हूं, पर आपके सामने इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को पूरा और डिकोड कर दूंगा। पर आगे जाने से पहले आप में से अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब समझिए इंडिया जो है ना नंबर वन एक्सपोर्टर है दुनिया में बासमती राइस का। और इंडियन राइस की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और उसकी पोजीशनिंग जो है ना प्रीमियम राइस की आती है, कोई नॉर्मल राइस की नहीं होती है। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ पिछले सालों में बासमती एक्सपोर्ट्स में प्ले किया है वो है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री भी बासमती एक्सपोर्ट करती थी, पर क्योंकि उनके यहाँ इतना इशू चल रहा है इंटरनली इकोनॉमिकली और आप जानते हैं सोशली, तो उनका जो एक्सपोर्ट्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बासमती राइस का। और इसका डायरेक्ट एडवांटेज जो है इंडिया को मिल सकता है, मैं डेटा के साथ प्रूव करूंगा। और ऑब्वियसली अगर इस इंडस्ट्री का शिफ्ट इंडिया की तरफ ज्यादा होगा तो जो कंपनियां इसमें ऑपरेट कर रही हैं उनको भी डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। अब आइए इस कंपनी को डिकोड करने के लिए, इंडस्ट्री को डिकोड करने के लिए मैंने इसी कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ओपन किया है, जो कि कंपनी फाइल करती है जब उसको आईपीओ देना पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंट अपने आप में एक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर की। तो अगर राइस सेक्टर की है तो हम इनका आरएचपी देखेंगे, हमारे को काफी कुछ समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी से। तो कंपनी क्या लिखती है, वी आर प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस एंड अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये प्रोसेसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। और कहां से बेस्ड है, इंडिया से बेस्ड है। As per company commissioned care report, we rank third amongst our peers in terms of revenue. We are among the few Indian branded rice players that have ventured into FMCG staples. तो ये कह रहे हैं हम थर्ड लार्जेस्ट राइस कंपनी है एज पर रेवेन्यू इंडिया में। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज बताते हैं कि बहुत कम कंपनीज है जिनका फुल्ली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है, जहां पे प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स, ये सारी चीजें एक ही कंपनी करती है। तो ये अमीर चंद कंपनी जो है ये सारी काम जो है खुद ही करती है, एंड टू एंड वैल्यू चेन का फुल कंट्रोल है इनके पास। इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसका नाम है एरोप्लेन। एरोप्लेन के नाम पे ये 40 सब प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बेचते हैं। एरोप्लेन लाटास्ते, एरोप्लेन क्लासिक, अलीबाबा, वर्ल्ड कप, जेट, ये सब नाम से इनके प्रोडक्ट्स हैं। इनके 70 से ज्यादा ट्रेडमार्क्स इंडिया में है, 30 से ज्यादा ट्रेडमार्क्स अक्रॉस 26 कंट्रीज हैं, एशिया, अफ्रीका, और 22 कॉपीराइट्स जो है वो इंडिया में। अब अगर इनका बिजनेस देखें तो मेजरली ये राइस और एफएमसीजी में है, पर उसमें भी इनका मेजर राइस से आता है। मैं आपको इनका रेवेन्यू ब्रेकअप दिखाता हूं। अब अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो पिछले साल इनका रेवेन्यू 1983 करोड़ रहा है, जिसमें से 99.07% राइस से आता है। इस साल भी आधे साल में इन्होंने 99.39% रेवेन्यू जो है वो राइस से किया, यानी कि राइस इनका मेजर काम है। अब एक्सपोर्ट कंपनी है, पर धीरे धीरे इन्होंने बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड किया है, जिसकी वजह से इनका इंडिया रेवेन्यू का प्रोपोर्शन इनके टोटल रेवेन्यू में बढ़ रहा है। अगर आप देखें फिस्कल 2023 में एक्सपोर्ट्स का 69.33% कंट्रीब्यूशन था, जो एफआई 2025 में 38.27 हो गया, और इस साल वो नंबर 32.43% चल रहा है। मेजरली ये बिजनेस ऑफलाइन ऑपरेट करता है, जहां इसका 99 ऑलमोस्ट 100% बिजनेस ही ऑफलाइन है। इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में वो करीबन 431 है, और जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर्स आउटसाइड इंडिया है वो करीबन 53 है। इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आप ये देख सकते हैं 3 यूनिट्स हैं, अमृतसर में है, हरियाणा में है और दिल्ली में, जहां पे ये राइस मिलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब कुछ करते हैं। अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का ये 50% आज के दिन यूज कर रहे हैं। जो 2023 में 32% था, अब वो 50% हो गया है। यानी कि इनको आगे आने वाले एक्सपेंशन के लिए अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम फैसिलिटीज में रहते रहते ये अपनी प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट डबल तक लेके जा सकते हैं। अब आते हैं राइस की इंडस्ट्री को समझने, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे चलेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। आइए समझते हैं राइस का बिजनेस चलता कैसे है।
ओके, अगर आप देखें तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड क्रॉप है वो एक्चुअली राइस है। और राइस के बाद जो अगला नंबर आता है वो व्हीट का आता है, फिर मेज का आता है यानी कि मक्के का, और फिर जो है बाजरा, जवार और बाकी सारे सीरियल्स आते हैं। तो राइस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा उगता है। इंडिया में बड़े अलग अलग तरह के राइस है। बासमती राइस है, जैस्मिन राइस है, मोगरा, इंद्रयानी, कोलम, रेगुलर व्हाइट राइस, सुगंधा। तो इस तरीके से बहुत सारे राइस यहाँ पे पाए जाते हैं। और बासमती राइस जो है स्पेशलिटी होती है, बिकॉज जितना भी हाई एंड राइस है वो कंप्लीटली बासमती होता है। अगर आप देखें इंडिया में करीबन 45 वैरायटीज ऑफ बासमती राइस जो है वो नोटिफाइड है। अब राइस कल्टिवेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखें इंडिया के, तो मेजरली हरियाणा और पंजाब है, फिर हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये एक जगह है जहां इंडिया चाइना को भी हरा देता है। अगर आप इंडिया की टोटल प्रोडक्शन देखें तो वो चाइना से थोड़ी सी ज्यादा है, पर ज्यादा है। बाकी सारी कंट्रीज अगर आप देखें तो बहुत ही छोटी हैं एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। अगर आप एक्सपोर्ट के एंगल से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो राइस एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया है, फॉलोड बाय वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली जैसे कहा गया कि पाकिस्तान में जो इंटरनल इश्यूज है उसकी वजह से पाकिस्तान धीरे धीरे गिर रहा है, और इंडिया जो है नंबर 1 स्टेटस पे है। और कोई छोटे मोटे नंबर से नहीं है, 40% जो है वो इंडिया का मार्केट शेयर है। अगला जो प्लेयर वियतनाम है वो सिर्फ 12% पे है। अगर आप देखें कि इंपोर्ट कहां होता है, तो इंपोर्ट में फिलीपींस, वियतनाम, नाइजीरिया, यूरोपियन यूनियन, इराक, चाइना, ये सारी जगहों पे जो है राइस इंपोर्ट भी होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं राइस के, वो 2023 में 16.4 मिलियन मेट्रिक टन थे, जो आज के दिन करीबन 2026 में 21.7 हो चुके हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये नंबर 27.9 हो जाएगा, यानी 6% का यहाँ पे सीएजीआर मिलेगा। अगर बासमती वर्ल्ड में देखें तो 5.2 मिलियन मेट्रिक टन से ये नंबर आज के दिन 6.8 मिलियन मेट्रिक टन पे आ गया है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 9.4 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो समझा जा सकता है कि इंडिया प्रोडक्शन में नंबर 1 है, इंडिया एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग भी है। तो यानी कि तीनों एंगल से इंडस्ट्री जो है वो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। अच्छा, इस समय पे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ये तो मिडिल ईस्ट में भी होते हैं। मिडिल ईस्ट बहुत राइस कंज्यूम करता है बिरयानी में और ये सब चीजों में। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वॉर का कोई इंपैक्ट होगा। देखिए, वॉर का इंपैक्ट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म होता है, और स्टेपल्स जो होते हैं उस वो वॉर के टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज लोग स्टेपल को होल्ड करने लगते हैं। तो ये एक टेम्पररी डिसरप्शन हो सकता है, परमानेंट डैमेज नहीं होगा। और इसीलिए इस चीज को एक ब्लिप की तरह देखना चाहिए जब हम अपनी एनालिसिस कर रहे हैं। इससे और भी बड़े रिस्क होते हैं राइस इंडस्ट्री में, मैं आगे बताने वाला हूं। पॉजिटिव भी बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा, पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो जहां 2023 में टोटल रेवेन्यू 1317 करोड़ रुपए था, वहीं 2025 में ये नंबर बढ़ के 2004 करोड़ हो गया है। पिछले 6 महीने में 2025 के जो 6 महीने निकले हैं उसमें भी रेवेन्यू 1024 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 17 करोड़ 50 लाख था वो बढ़ के 60 करोड़ हो चुका है एफवाई 2025 में। पर 25-26 में आधे साल में ये प्रॉफिट 48.65 करोड़ हो गया है। यानी अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो करीबन 96 करोड़ का है। वहीं अगर हम उधार देखें तो 2023 से 2025 तक जो है कंपनी का जो उधार है वो बढ़ा था 667 करोड़ से 784 करोड़, पर पिछले 6 महीने में सब्सटैंशियली कम करना चालू कर दिया है, जहां पे करीबन 40 से 50 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर लोन रीपेमेंट हो चुका है। अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो हेल्दी 11.87% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% का है, डेट टू इक्विटी 1.68 है, पैट मार्जिन जो है वो 4.76% का है। तो आइए इसको कंपेयर करते हैं बाकी राइस कंपनीज के साथ। तो ये सारा डेटा जो है वो अमीर चंद जगदीश कुमार का है। ये एलटी फूड्स है, शायद आपने दावत राइस का नाम सुना होगा। तो एलटी फूड्स जो है वो दावत राइस का ब्रांड ओन करती है। केआरबीएल खुशी राम बिहारी लाल जो है वो ओन करती है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट बासमती राइस इनका है। तो आइए चेक करते हैं रेवेन्यू जो है सितंबर 2025 में, यानी 6 महीने का जो रेवेन्यू है वो अमित चंद जगदीश कुमार का है 1021 करोड़। ठीक है, वहीं पे वो नंबर एलटी फूड्स का 5229 करोड़ है, और केआरबीएल का खुशीराम बिहारी लाल का 3095 करोड़ 3095 करोड़ है। तो ये जो है नंबर्स हैं। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स का ये नंबर 580 करोड़ है, जीआरएम ओवरसीज का 689 करोड़ है, और सर्वेश्वर फूड्स का ये नंबर 636 करोड़ है। अगर हम पैट मार्जिन पे देखें तो सबसे हेल्दी पैट मार्जिन जो है वो है केआरबीएल का, खुशीराम बिहारी लाल का। पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में देखें तो सबसे हेल्दी मार्जिन है अमरचंद जगदीश कुमार का। यानी पैसे को फटाफट घुमा के प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने में अमित चंद जगदीश कुमार का नंबर सबसे हाईएस्ट है, 11.87% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कितनी बार जो है कंपनी ब्याज भर सकती है। तो ये नंबर जितना ज्यादा उतना अच्छा है। तो अमीर चंद का ये नंबर 2.48 है, बाकी प्लेयर्स का ये नंबर सब्सटैंशियली हायर है। एक और कंपैरिजन करें तो केआरबीएल का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स 850 हैं, और उनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो करीबन 90 करोड़ का है। वहीं एलटी फूड्स यानी कि दावत राइस का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7,99,000 टन है,
डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके बहुत ज्यादा हैं, 1400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पर जो मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं काफी हैवी मार्केटिंग खर्चा करते हैं। अमीर चंद जगदीश कुमार का इंस्टॉल कैपेसिटी तीसरे नंबर पे आता है देश में, 425 उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पर उनका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 6 करोड़ के आसपास है। तो यानी कि अगर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो डिफरेंट प्लेयर्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स है और वीकनेस है, और यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है वो नंबर 3 रैंक कर रही है प्रोडक्शन में भी और रेवेन्यू में भी। अब ये सब जानने के बाद समझते हैं आईपीओ जो आ रहा है उसमें कितना पैसा रेज हो रहा है, क्या उसकी डिटेल्स है, तो आइए समझते हैं। आईपीओ जो है वो 24 से 27 मार्च तक ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट टेंटेटिवली जो है 2 अप्रैल मानी गई है, और शेयर जो है 201 से लेकर 212 रुपए तक प्राइस किया गया है। टोटल जो इश्यू साइज है वो 440 करोड़ का है, और मजेदार बात यह है कि सारा पैसा जो है, सारा पैसा 440 करोड़ पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के ग्रोथ के काम आएगा। तो इसमें प्रमोटर जो है कोई भी कैश आउट नहीं कर रहे हैं, पैसा बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। और अगर हम इसको समझे तो यहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी 99.44% है प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ ये होल्डिंग 78.78% हो जाएगी, यानी इवन आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है काफी सब्सटैंशियल रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। प्राइस टू अर्निंग पोस्ट आईपीओ जो है वो 22.56 का होगा। तो ये होंगे सारे पैरामीटर्स जिसके बेस पे आईपीओ आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी एक आईपीओ आता है वो है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि बाजार सुकैचे। तो आइए समझते हैं बाजार सुकैचे। तो इस टाइम पे अगर बाजार सुकैचे को देखें तो करीबन 2.59% का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 5 रुपए 50 पैसे का माना जा रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा। 212 रुपए का जो है इशू प्राइस है। अब ऑब्वियसली मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपने आप चेंज होगा, और ट्यूसडे से इशू ओपन हो रहा है तो उसके बाद वापस हलचल होगी। पर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द आईपीओ ऑल्सो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि लिस्टिंग हो सकता है पॉजिटिव होगी। अब मैं ना एक रिस्क समझा देता हूं इस बिजनेस में। इस बिजनेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क है ये कमोडिटी बिजनेस है, और कमोडिटी बिजनेस में जो है मार्जिन हमेशा ऊपर नीचे श्रिंक करते रहते हैं। तो आज जो मार्जिन 4.5-5% है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर कम भी होने के चांसेस होते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है। सेकंड रिस्क ये होता है ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। आपने देख लिया है कि इस कंपनी ने काफी लोन लिया हुआ था, पीछे इन्होंने लोन कम करना चालू किया है, पर इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती रहती है। तो ये जो है इस कंपनी के लिए दूसरा बड़ा रिस्क बन जाता है। इन दोनों रिस्क के सिवाय बाकी, बिकॉज ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है, करीबन 30-40 साल हो चुके हैं, और उसके अलावा एक अच्छी लेगेसी है, ब्रांड अच्छा है, तो बाकी सारे रिस्क कवर्ड है, प्रोडक्शन कवर्ड है, फैक्ट्री में अभी भी बहुत जगह है एक्सपेंशन करने की। तो ये पॉजिटिव्स हैं, और नेगेटिव्स बहुत सिंपल है। कमोडिटी बिजनेस है जिसमें मार्जिन श्रिंक हो सकता है, और जो है डेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ सकती है। अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे कि नहीं, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होने वाला है। मेरी तरफ से इस पर कोई राय नहीं है। मैंने आपके सामने पूरी इंडस्ट्री को और पूरे बिजनेस को ओपन करके दे दिया। अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि भाई आपने क्या सीखा, और किस तरीके के आईपीओ पे मैं केस स्टडी बनाऊं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इस आईपीओ को लेकर और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, टाइम मिला तो उसका भी रिस्पॉन्स कर दूंगा। ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना कि नहीं, डिसीजन उनका होगा, पर एटलीस्ट उनको एनेबलमेंट मिल जाएगी, डेटा मिल जाएगा डिसीजन लेने के लिए। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय जय भारत।